Hello students, this is Radhesham Kashyap and today I am with a very motivational lecture for you. ये लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने भविष्य को बना रहे हैं और जिनके मन में ये सपना है कि हम कुछ बहुत ऊंचा करें, बहुत कुछ अच्छा करें, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचें। स्पेशली मैंने ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो हैं अपनी एजुकेशन के टाइम में 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम अक्सर करके सुना करते हैं जिस समय हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, या फिर वैसे भी हम जब एजुकेटेड हो जाते हैं तब भी इसके बाद भी हम इन वर्ड्स का बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, आराम से इनका यूज़ करते रहते हैं। अगर हम इन 4 वर्ड्स की गहराई में जाएं तो उनकी गहराई के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी सफलता और असफलता दोनों ही छिपी है। देखिए, ये 4 वर्ड्स कौन से हैं, मैं बारी बारी से बोल रहा हूँ और इनको मैं डिफ़ाइन भी कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड है विजडम, जो कि बना है वाइस से, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वाइस का, विजडम। इसकी परिभाषा है, हम जनरली यूज़ करते रहते हैं वाइज, ही इज़ वेरी वाइज पर्सन, बट वाइज हाउ वी कैन से दैट ही इज़ वाइज। ये दिमाग में प्रश्न उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं ये वाइज है, बुद्धिमान है। देखिए, द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, इसकी जो परिभाषा है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। यानी कि विजडम जो आती है वो एक्सपीरियंस के साथ आती है, नॉलेज के साथ आती है और गुड जजमेंट के साथ आती है। मींस हमारा जजमेंट कैसा है, हमको जो है टाइम टू टाइम जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। लाइफ के अंदर ऐसे बहुत मुकाम आते हैं जिस समय हम जो है अपने आप को दोहराए पे खड़ा हुआ पाते हैं। मेरे को एक पोएम याद आती है, द रोड नॉट टेकन, जो कि हमने पढ़ाई है। पहले ये 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी, फिर इसके बाद ये 9th क्लास के करिकुलम में अब भी है, CBSE के में। द रोड नॉट टेकन, ये पोएम अपने आप में इतनी टेक्निकल, इतनी इंटेलेक्चुअल पोएम है कि आज तक उसका विश्लेषण हो रहा है, और आज तक मैं समझता नहीं हूँ कि जितना भी उसका विश्लेषण हुआ वो विश्लेषण जो है कंप्लीट हुआ है। और इसीलिए ने वो जो है पोएम इस प्लेनेट की सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड पोएम मानी जाती है, क्योंकि उसका आज तक कोई ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाया। द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे रोड जो है हमारे ही जीवन की राह के बारे में बताया गया है, जो इंसान नहीं लेता है। अब जो रोड उसने नहीं ली, उससे वो जो है कहाँ पहुँचा, किस मुकाम पे पहुँचा, वो जो है किसी सही दिशा में गया या गलत दिशा में गया। क्योंकि इसके अंत में पोएट ये बात कहता है, आई साई एंड से, मतलब वो साई जो है अब ये खुशी के लिए भी हो सकता है और दुख के लिए भी हो सकता है। तो उसने वो बात खुशी में कही है कि जो मैंने रोड नहीं ली वो मैंने अच्छा किया, या उसने वो दुख में कही है कि जो मैंने रोड नहीं ली उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन उसने एक बात कही है कि जो डिसीजन हम एक बार लाइफ में ले लेते हैं फिर हम उसको रिवर्ट नहीं कर पाते हैं, और हमारी जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, और ऐसा आप लोगों ने बड़े बुज़ुर्गों के मुंह से भी सुना होगा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ये होता, ऐसा नहीं किया होता वो होता। मैं भी ये बात कहता हूँ, मैंने भी ऐसे बहुत सारे डिसीजंस जो लेने चाहिए थे नहीं लिए, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक, तो विज़डम का मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके सही डिसीजन सही समय पर ले सकें,
वो पर्सन वाइज कहलाता है। अब विज़डम का कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई से। विज़डम जो है एक अनपढ़ गंवार आदमी के पास भी एक पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा हो सकती है। आप गाँव वालों से बात कीजिए, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी विज़डम की बातें करते हैं कि पढ़े लिखों को फेल कर देते हैं वो। मैं तो उनके भी संपर्क में बहुत रहा हूँ, और इसीलिए वही सोच के मैं जो है एक ये सब इन शब्दों की गहराई में घुसा कि एक अनपढ़ इंसान भी जो है एक पढ़े लिखे इंसान से ज़्यादा समझदारी वाली बातें करता है, ज़्यादा समझदारी वाले स्टेप्स उठाता है, ज़्यादा समझदारी वाली जो है जजमेंट्स लेता है और सफलता के मुकाम तक पहुंच जाता है। तो विजडम हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टडीज़, नंबर वन, बट इट इज़ एवरीथिंग टू इट इज़ एवरीथिंग फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। यानी सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, यही विजडम की सबसे पहली क्वालिटी है। फिर सेकंड थिंग है, विजडम के पीछे मैं एक छोटा सा एक मैं कहानी भी आपको सुनाना चाह देता हूँ, जिससे कि आप और अच्छे तरह से स्टूडेंट समझ सकें। 4 मित्र थे, और वो चारों ही मित्र जो है बहुत अच्छे मित्र थे, बचपन से ही साथ साथ पढ़ते थे, लिखते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब काम साथ साथ उनके हुआ करते थे। तो उनमें से 3 तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, चौथे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं कर लगता था। अब चलते चलते बड़े हो गए, अब 3 तो बहुत अच्छे से पढ़ लिख गए और चौथा वैसे के वैसे ही रह गया। अब तीनों ने सोचा कि चलो यार अब हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और चलते हैं, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपना जो है सामान वामान पैक करके अपना चलने लगे। तो चौथा बोला कि भाई कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के, मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। तो तीनों दोस्तों ने कहा अरे यार तू यार गंवार आदमी, तू पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं है, तो हमारे साथ क्या करेगा, तू यहीं रह, हम जा रहे हैं। तो वो बोला ठीक है चलो, मैं गंवार से ही, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े लत्ते धो दिया करूँगा, तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँगा, तो तुम्हारे को कम से कम और ज़्यादा टाइम मिला करेगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन कम से कम दोस्ती मत तोड़ो यार, मेरे को भी अपने साथ ही रखो, नहीं तो मैं अकेला यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। तो तीनों ने दोस्तों ने विचार किया कि हाँ बात तो सही कह रहा है भाई, चलो इस बहाने जो है हमारे को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा और हमारे को स्टडीज़ के लिए अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तू भी चल हमारे साथ। चारों के चारों दोस्त चले गए। इसके बाद जो है तीनों ने जो है हायर एजुकेशन ली। हायर एजुकेशन लेने के बाद चौथा जो है वही सब करता था उनके लिए, उनकी सेवा करता था, उनकी चाकरी करता था, उनके कपड़े लत्ते धोता था, उनके जो है खाना बना देता था। शाम के टाइम सब मिलजुल के हंसी मजाक करते थे, बातें चीतें करते थे, अपना आराम से मज़े से रहते थे। जब वो लौट के आने लगे तो जंगल के रास्ते से लौट के आ रहे थे, तो एक जगह जो है उनको एक मरे हुए शेर का कंकाल मिला। तो उन्होंने सोचा कि एक ने कहा कि यार चलो यार अपने एजुकेशन को हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं, हमने क्या सीखा क्या पता, अब देखते हैं यहाँ पे। तो बोले हम इस शेर को ज़िंदा करते हैं। जो जैसी ये बात आई तो जो चौथा अनपढ़ लड़का था, बच्चा था, उसने कहा नहीं भाई नहीं, इसको शेर को ज़िंदा मत करो। कि क्यों? कहते हैं अरे शेर ज़िंदा हो गया तो ये भूखा शेर है, वैसे ही मरा हुआ शेर है, भूख में उठेगा, सबसे पहले हम चारों को खा जाएगा। तो उन्होंने जो है उसकी बात को इग्नोर कर दिया। कहते हैं हट पागल, तू तो हट, हम अगर ज़िंदा कर सकते हैं हम इसको मार भी सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। नहीं माने सब। तो ज़िंदा करने के लिए तीनों ने डिसाइड कर लिया। तो चौथे ने कहा ऐसा है तुम इसको ज़िंदा तो कर रहे हो, लेकिन इसमें जान फूकने से पहले मुझे ज़रूर बता देना। बोले तुम क्या करोगे भैया? बोले मैं भाई शेर से मेरे को बहुत डर लगता है, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँगा। बोले ठीक है हम तेरे को बता देंगे, जा डरपोक कहीं का। तो एक दोस्त ने जो है उसकी स्केलेटन को, उसकी हड्डियों को पूरा सही तरीके से सजा दिया। दूसरे ने उसके ऊपर जो है मिट्टी से खाल वाल सब उसका सब तैयार कर दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। और तीसरे ने मंत्र फूंक के जैसे ही उसमें जान डालने लगा, तो उसने कहा भाई जान डालने जा रहे हो, मेरे को तो बताया नहीं तुमने। बोले ठीक है हम जान डालने जा रहे हैं, तो चढ़ जा पेड़ पे। वो पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे जाके बैठ गया, और जैसे ही जो है उसने उसमें तीसरे व्यक्ति ने जान फूकी,
सोई जो है वो शेर ज़िंदा हो उठा, और जब ज़िंदा हो उठा तो ऑब्वियसली वो भूखा तो था ही, जाने कब से मरा हुआ है वो, पेट तो उसका खाली था। तो सबसे पहले वो इन्हीं तीनों के ऊपर टूटा और तीनों को मार डाला और खा गया। जब खा खुआ के वो जो है शेर वहाँ से जंगल से चला गया, तब वो चौथा आदमी उतरा और गांव में पहुँचा, और गांव वालों को बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि वाइस कौन था, हु वॉज वाइस, वो तीन लड़के जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, या वो अनपढ़ गंवार लड़का वाइस। ठीक है, आपका जवाब यही होगा, वो अनपढ़ गंवार लड़का ज़्यादा वाइस था। तो सही डिसीजन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेकंड शब्द पे आता हूँ मैं, वो है इंटेलिजेंस। अक्सर करके हम ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंट? क्या मतलब है इसका? इंटेलिजेंट का मतलब है द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। भगवान ने सबको इक्वली इंटेलिजेंट बनाया है, सबको ऐसा ही दिमाग दिया है, और एक्वायर सभी अपने अपने ढंग से नॉलेज एक्वायर करते हैं, क्योंकि नॉलेज की बात विजडम में भी आई है। ठीक है, और वो साथ में अपनी स्किल्स को कैसे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो है वो यूट्यूब चैनल से ही बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, वो और तरीक़ों से ही बहुत पैसा कमा रहे हैं। दे आर सक्सेसफुल इन द लाइफ। ठीक है, उनकी अर्निंग वेल है। और एक व्यक्ति जो है बहुत सारी डिग्रीज लेके भी घर में बैठा हुआ है। तो भगवान ने जो है जब कभी किसी बच्चे को पैदा किया है, तो उस बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ टैलेंट्स जरूर डाले हैं। अब ये हमको रिकॉग्नाइज़ करना है, या हमारे पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करना है, या हमारे टीचर्स को रिकॉग्नाइज़ करना है कि किस बच्चे में क्या टैलेंट है, और उस टैलेंट को कैसे ब्लूम अप किया जाए, उसको कैसे ग्रो अप किया जाए, और हो सकता है वही टैलेंट उसकी जो है जीविका का साधन बन जाए आगे चल के। ज़रूरी थोड़ी है। और एक ही स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो हैं अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं। कोई मीडियोकर रह जाता है, कोई बहुत हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है, कोई जो है केले की ढकेल लगा के खड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपनी स्किल्स और नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसको जो है यूज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा जीनियस। जीनियस आपने सुना होगा, ही इज़ अ वेरी जीनियस पर्सन। और ज़्यादातर ये जीनियस वर्ड जो है बेसिकली बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के नाम सामने लगाया जाता है, ही वॉज वेरी जीनियस। व्हाट डू यू मीन बाय जीनियस? इसका मतलब क्या है? जीनियस का मतलब होता है एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर। एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटीज़। अभी मैंने आपको बताया था कुछ भगवान की दी हुई हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, हम उनका सही समय पे ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। या उन एबिलिटीज़ को फ्लरिश करने के लिए, उनको एबिलिटीज़ को ग्रूम करने के लिए, उन एबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखारने के लिए हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हम खुद कोई प्रयास नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन एबिलिटीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं और उनको डिस्कवर करने के बाद उनको अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। और ये क्रिएटिव पावर्स होती हैं, अपने आप कुछ नया क्रिएट करना। वरना हम क्या करते हैं, हम तो जो किताब के अंदर लिखा हुआ उसी को फॉलो करते हैं। किताब में किसी ने लिख दिया, हमने फॉलो कर लिया, हमने क्रिएटिविटी हमारी कहाँ है। अब आज की गवर्नमेंट भी जो है इसी क्रिएटिव नॉलेज के पीछे ही है कि बच्चों को कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाना है, कुछ ऐसी उनको एजुकेशन देनी है कि वो क्रिएटिव बने लाइफ के अंदर। मोदी जी का तो यही वो है कि एवरी स्टूडेंट शुड बी क्रिएटिव। और वो क्रिएटिव चीज़ जो है कैसे पावर्स कैसे आएंगी,
ऐसी एजुकेशन का पालन करना है हमको। अब देख लीजिए, आपने किससे सुने होंगे, एडिसन को, शायद एडिसन ही थे वो, उन्होंने जो है वो जब छोटे थे तो अंडों के ऊपर उन्होंने मुर्गी को बैठे हुए देखा। उन्होंने मम्मी से पूछा, वो ही यूज़ टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस फ्रॉम हर मदर, हमेशा वो बेवकूफ़पने के क्वेश्चन पूछता था, लेकिन पूछता ज़रूर था। तो उन्होंने कहा ये मुर्गी अंडों के ऊपर क्यों बैठती है, तो उसकी मदर ने बता दिया कि ये अंडों को हैच करने के लिए, उनको उनमें से बच्चे पैदा हों इसलिए वो बैठती है, ठीक है, इंक्यूबेशन के लिए। अब उसको तो समझ में आया नहीं, ठीक है हैच करने के लिए बैठती है, ठीक है, तो उसको लगा कि मैं भी अगर अंडों के ऊपर बैठ जाऊंगा तो अंडे में से चूजे जल्दी निकल आएंगे, मुर्गी तो ज़्यादा देर नहीं बैठती है। तो उसने अंडे इकट्ठे किए फार्म हाउस में से, उनके ऊपर बैठ गया। अब बैठ गया तो अंडे फूट गए और उसकी पैंट पीली हो गई। मॉम ने देखा, ये क्या हुआ बेटा, बोले आप ही ने तो कहा था कि अंडों को बैठने से इसमें से चूज़े निकलते हैं, इसलिए मुर्गी बैठती है, तो मैं भी बैठ गया, मैंने कि जल्दी चूज़े निकल आएंगे। तो ऐसे बेवकूफ़पने के काम करता था वो, ठीक है। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट थे, उनको भी मैथमेटिक्स में जो है स्कूल में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा करता था, हिस्ट्री के टीचर से या और टीचर से। तो उसको जो है 10th क्लास में ही एक्सपेल कर दिया, 10th क्लास भी पूरी नहीं कर पाया हुआ, उसको एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनके पास क्रिएटिव पावर होते हैं, बाद में बड़े वो जो है बाद में दे बिकेम द फेमस साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, एडिसन हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का वो दिया था, उनको 10th क्लास में से बाहर निकाल दिया, 10th क्लास भी पूरी नहीं करनी थी, उनको जो है स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। बट ही वॉज अ क्रिएटिव पर्सन। सो उन्होंने जो है एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल था, इंटेलेक्चुअल पावर्स थी उनके पास, तो वो जीनियस कहलाए। अब यहाँ पे एक वर्ड जीनियस के अंदर में ही यूज़ किया गया, एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्ट, ये मेरा चौथा शब्द है। चौथा शब्द क्या है, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं, द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम हर काम के अंदर ये रीजनिंग पावर जो है भगवान ने सबको दी है। एक छोटे से बच्चे से भी कहो ना ये करो या वो करो, तो पहले वो आंखें घुमा के देखता है, ये मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, या मेरे से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को नुकसान हो जाए या मेरे को चोट लग जाए, या मेरे से, वो भी छोटा सा बच्चा भी बड़े ध्यान से सोचता है, और मूड में आती तो करता, नहीं आती तो नहीं करता। तो वो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग तो भगवान ने सबको दी है, एक जानवर को भी दी है रीजनिंग की पावर, ठीक है। द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिवली, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी एक्शन करने से पहले हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे, ठीक है, क्या रीज़न है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। यानी कि यहाँ पे इसको हम ये कह सकते हैं द पर्सन विद मेंटल पावर्स, या अ क्लेवर पर्सन, यानी अ थिंकर। तो हमारे अंदर जो है वो रीजनिंग पावर भी होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकल पावर भी होनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो है रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर, एनालिटिकल पावर, ये सब पावर्स हमारे अंदर हैं और होती हैं, लेकिन हम जो है हमको उन पावर्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पावर्स जो हैं हमारे को आगे चल के करियर में बहुत हेल्पफुल हो रहती हैं, ठीक है। जिन्होंने समय से रहते हुए इन पावर्स को यूटिलाइज़ नहीं किया, या इन पावर्स का उन्होंने जैसा जिसने कह दिया वैसे ही उसी स्ट्रीम में बह गए, जैसे भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, भेड़ चाल में चलते चले गए, अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगाया कि क्या सही है कि क्या गलत है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है, आजकल के मैक्सिमम बच्चे जो है, जो अपना खाली टाइम है वो बहुत सारा टाइम जो है अपने मोबाइल्स में बैठे हुए फेसबुक करते हैं या अपना व्हाट्सएप करते हैं बैठ के, और घंटों उसी में निकाल देते हैं, या म्यूज़िक सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं। तो वो कभी उसके पीछे रीजनिंग नहीं करते कि हम कितना सारा टाइम जो है अपना इन सब कामों में यूज़ कर रहे हैं, या वेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये
टैलेंट है या ये एबिलिटी है कि वो अगर मूवी भी देख रहा है तो मूवी में से भी लेसन सीख लेता है, या अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो गेम खेलते खेलते भी वो जो है उसके अंदर से कुछ ना कुछ नयापन निकाल लेता है, मतलब कुछ सीख जाता है उसके अंदर भी, तो वो इंटेलिजेंट होता रहता है। कहते भी हैं वैसे कि कंप्यूटर गेम्स खेलने से बच्चे का मानसिक जो है वो स्तर बढ़ता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति तो हर चीज़ की बुरी है। आप सब काम करिए, आप खेलिए, आप कूदिए, आप जो है कंप्यूटर गेम्स खेलिए, आप मूवीज़ देखिए, रिक्रिएशन करिए, ठीक है, सोशलाइजिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक स्तर होना चाहिए। सोशलाइजिंग करें, उस सोशलाइजिंग का स्तर हो कि हाँ हम एक ऐसे लोगों के साथ सोशलाइजिंग कर रहे हैं या ऐसे बच्चों के साथ सोशलाइजिंग कर रहे हैं जहाँ हम कुछ सीख के आ रहे हैं, ना कि हम कुछ गंवा के आ रहे हैं। कोशिश हमेशा हर कार्य के पीछे यही कोशिश होनी चाहिए कि हमने आज क्या खोया क्या पाया। हर बच्चे को कम से कम रात को बैठ के सोने से पहले एक बार आँख मीच के, हमको तुरंत तो नींद नहीं आ जाती है, 2 4 5 10 मिनट लगते हैं सोने में, ठीक है, हम लेट भी जाएं बिस्तर पे सोने के लिए लाइट्स ऑफ करके, तब भी 2 4 5 मिनट हम नींद में नहीं पहुंचते हैं। उससे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि कम से कम आज के दिन में आज हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर वो 5 मिनट एनालिसिस कर लें डेली, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि उनको ये पता चल जाएगा कि मेरे को अगले दिन की प्लानिंग क्या करनी है, आज मैंने कितना पाया और कितना खोया। उसके हिसाब से उसको जो है अंदर की आत्मा कहेगी कि हाँ कल मेरे को ये करना है, इतना करना है, और उस हिसाब से वो जो अंदर से भावना उठती है कि मेरे को कुछ करना है, वही करने की भावना हमारे को अगले दिन टाइम से जगा देती है। आज अगर मैं रात को कितना भी देर से सोऊं, सुबह मैं जो उठता हूँ या कोई भी व्यक्ति उठता है वो काम के लिए उठ के भागता है, क्यों? उसके पीछे एक रीज़न ये है कि उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, कोई ना कोई भावना उसको जगाती है, उसके पीछे परिवार है, उसको अपने परिवार को पालना है, इसलिए उसको वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सुबह जगाती है। जब बच्चा ये समझ ले कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज एक्वायर करना, ठीक है, और ये जो बातें बताई हैं आपको कि मेरे को नॉलेज एक्वायर करना है, मेरे को गुड जजमेंट अपने अंदर एबिलिटी, गुड जजमेंट की एबिलिटी मैंने अंदर पालनी है, ठीक है, मेरे को अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन किस जगह पे और कैसे करना है, मेरे को अपने स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, मेरे को अपनी क्रिएटिव पावर्स को कैसे वो करना है, मेरे को अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को कैसे ग्रूम करना है, प्लस मेरे को जो है अपने रीजनिंग पावर, एनालिटिकल पावर को कैसे बढ़ाना है। ये सब चीज़ें अगर जब तक नहीं कोई स्टूडेंट बढ़ाता है तो केवल वो जो है किताबी कीड़ा बन के रहता है। मैं आपको एक अपने लाइफ की एक बहुत ही छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि मेरे संग में एक टीचर थे, चंद्रकांत जी। वो फिज़िक्स के टीचर थे। ही वॉज अ यंग गाय एंड वेरी गुड पर्सन, एंड मेरे साथ काम करते थे वो। तो उन्होंने खुद मेरे को बताया कि सर एक कंपनी के अंदर जो है मेरी डायरेक्टर से एक बात हुई, तो एक व्यक्ति जो है जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट था और मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा उसके परसेंटेज आई थी इंजीनियरिंग में। ही वॉज ऑल्सो एन बीटेक स्टूडेंट, तो उसने भी इंजीनियरिंग की हुई थी। उसको सेलेक्ट ना करके एक 76% जिसके एवरेज मार्क्स से देखा जाए तो इंजीनियरिंग में 76% एक एवरेज ही माना जाएगा, उसको सेलेक्ट किया गया। क्यों सेलेक्ट किया गया? उसके डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने चंद्रकांत को बताया ये बात, और चंद्रकांत ने मेरे को बताया कि बोले कि केवल किताबी कीड़ा रहने से कुछ नहीं होता है। समय से जो व्यक्ति के अंदर रीजनिंग पावर है, सही समय पे वो अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हुए सही समय पे सही जजमेंट ले सकता है, उसमें एनालिटिकल पावर है, जजमेंट पावर है, रीजनिंग पावर है, ऐसे बंदे को भले उसकी परसेंटेज कम हो, हम ऐसे बंदे को लेना पसंद करते हैं, ना कि केवल ऐसा कि जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है और वो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके पास बाकी सब एबिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे बंदे जो हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और मैं अपनी लाइफ में बताता हूँ, मैंने खुद जो है मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को कमांड किया है बैठ के, ठीक है, एज एन ऑफिसर। अपनी लाइफ के अंदर मैंने उन लोगों को कमांड किया जो मेरे से ज़्यादा डिग्रीज लिए हुए थे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, मुझसे ज़्यादा उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी, लेकिन शायद वो मेरे नीचे इसलिए काम करते थे क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटीज़ की कमी थी और मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ थी।
मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, मेरे अंदर रीजनिंग पावर्स थी, मेरे अंदर एबिलिटी, ये सब क्वालिटीज़ थी, तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो स्टूडेंट्स, ये 4 शब्द आपको, ये जादुई शब्द हैं। इन चारों शब्दों की डेफिनेशन आप अपने कहीं ना कहीं कमरे में ऐसी जगह पे लगा, लिख के जो है छाप के रखिए और उनको डेली पढ़िए। इससे आपको पूरा मोटिवेशन मिलेगा, आगे बढ़ने की जो है पूरी पूरी उसमें आपको वो मिलेगी। और मैं श्योरली कह सकता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सब एबिलिटीज़ को अपनी जागृत करने की कोशिश करेंगे, ये सब एबिलिटीज़ हमारे अंदर ही हैं। कोई बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं बना के देता किसी को, ये सब हमको अपने आप ही ग्रूम करनी पड़ती हैं। बहुत सारी एबिलिटीज़ हमको अपने आप ही ग्रूम करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना ये बहुत स्मार्ट है, अरे स्मार्ट कहाँ से बन गया? वो स्मार्ट वो नहीं है, कोई शक्ल सूरत से स्मार्टनेस नहीं आती है। स्मार्टनेस आती है इनइक्वालिटीज़ की वजह से, चमक चेहरे पे आती है इनइक्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो नॉलेज के साथ साथ ये सब क्वालिटीज़ भी आपको अपने अंदर ग्रूम करनी है, तो आप सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यही मेरा आज का लेक्चर है और मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपको रियली कामयाब बनाएगा। आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ and hope that you will be rising and getting that position which you dream। अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो आई होप आप जो है पढ़ाई के साथ साथ इन सब क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। शायद ये सब बातें आपको किसी ने ना बताई हूँ, यही सोचते हुए मैंने जो है ये वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए। एंड होपफुली आपको अच्छा लगेगा और आप इसका जो है पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।